हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट वीडियो तक मैंने आपको जो है परचेजर की बुक के अंदर जो एंट्रीज़ होती है, परचेज मेथड, मर्जर मेथड, वो दोनों बता दिए हैं। और उसके बाद मैंने जो लास्ट के 2 वीडियो थे उसके अंदर आपको जो ट्रांसफरर कंपनी है यानी कि जो वेंडर कंपनी है उसकी एंट्रीज़ आपको बताई। और ये एंट्रीज़ काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत जानी पहचानी है, बिकॉज जो भी बिज़नेस अपना क्लोज करता है, वाइंड अप करता है, लिक्विडेट करता है, तो वो एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने 12th में भी बनाया है, फर्स्ट ईयर में भी बनाया है, तो वही का वही अकाउंट है, उसी कॉन्सेप्ट के साथ है। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं अभी, तो ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि पार्टनरशिप में जब पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस किसी कंपनी को बेचती है तो वो किस तरीके से एंट्रीज करती है। बस फ़र्क इतना ही है कि वहाँ पर जो कंपनी परचेज करती है वो परचेज कंसिडरेशन देगी और वो अपन पार्टनर्स के अंदर शेयर डिवेंचर्स आदि जो भी मिलते हैं वो बांटते हैं। और यहाँ पर अपन को जो शेयर डिवेंचर मिलते हैं तो वो आपको जो है किस में बांटेंगे, शेयर होल्डर्स के अंदर। जो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए मिले वो प्रेफरेंस को दे देंगे, जो इक्विटी के लिए मिले वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर थोड़ी अच्छी वैरायटी है, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा है जो जनरली क्वेश्चन में नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया बोर्ड पे अभी। तो 1 बाय 1 मैं सारी एंट्रीज जो आपको नोट कर रखी है, तो मैंने विथ यहाँ पर नरेशन जो ऊपर हेडिंग है उसके साथ आपको एक एक एंट्री लिखवाई है। एग्जाम में आप लोग जो मैं ये हेडिंग लिख रहा हूँ, तो अगर आपको एंट्री लिखनी पड़े बाई चांस, तो उसके अंदर ज़रूर आप ये शॉर्ट के अंदर उसमें नरेशन के तौर पर इस हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो पहली एंट्री है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन तो आपके इसके अंदर 2 कंपनीज़ है, पी और एस, और पी लिमिटेड एस लिमिटेड को परचेज कर रही है। तो हमने परचेजर की बुक में भी ये क्वेश्चन जैसे किया है, या तो परचेज या मर्जर मेथड से मैंने ज़रूर इसको करा रखा है। और अब मैं इसको करा रहा हूँ वेंडर की बुक में यानी कि एस लिमिटेड में। तो एस लिमिटेड जो है उसका मोटिव ये रहेगा बेसिकली कि उसको अपनी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में है उसको क्लोज करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर परचेजर ने कौन सा मेथड यूज़ लिया, परचेज मेथड लिया, मर्जर मेथड लिया, रिजर्व एसेट लायबिलिटी की वैल्यू बदली नहीं बदली, उनसे हमको कुछ भी नहीं लेना है। बिकॉज की जो वेंडर है उसको खुद को अपनी बुक सेपरेटली क्लोज करनी है, तो उसका एक ही मोटिव होना चाहिए कि भाई मेरे बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स है XYZ जो कुछ भी हो, चाहे एसेट्स हो, लायबिलिटी हो, रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, शेयर्स हो, तो मुझे उन सब को क्लोज करना है किसी ना किसी एंट्री में। और वही वैल्यूज़ मुझे यूज़ में लेनी है जो बैलेंस शीट में दी हुई है, क्योंकि तभी उसके बैलेंस शीट के सारे अकाउंट जो होंगे वो क्लोज होंगे, और क्लोज होने के बाद ही उसकी जो है पूरी अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो सबसे पहला काम अपन करते हैं कि अपनी सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बहुत ही यूज टू एंट्री है, आप लोगों को पता ही है कि एसेट्स अकाउंट डेबिट जो होता है तो उसको रियलाइजेशन बनाते समय अपन क्या करेंगे, क्रेडिट, और लायबिलिटी जो बैलेंस रखती है क्रेडिट, तो उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट। तो एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू एसेट्स, और इसके अंदर सारी एसेट्स ट्रांसफ़र होती है एक्सेप्शन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स के आइटम, यानी कि जो इसमें नहीं आते हैं, जो परचेजर भी परचेज मेथड में नहीं लेता है, जैसे डिस्काउंट, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीवियस ईयर का लॉस, शेयर इशू एक्सपेंस, तो वो सब रियलाइजेशन में नहीं आते हैं बिकॉज उनसे कुछ मिलता नहीं। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है और बैंक बैलेंस है। तो ये सारे के सारे एज इट इज़ वी मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, बुक वैल्यू पर आप उसको जैसे बैलेंस शीट में है एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू, और उसकी टोटल जो है वो कितनी होगी, 660। अगला स्टेप हमारा होगा, हम लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो लायबिलिटी वर्ड जो है वो आपको आई थिंक अच्छे से पता ही होगा कि लायबिलिटी का मतलब नॉट टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है ओनली आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो इस बैलेंस शीट के अंदर अगर अपन देखें तो हमारे को इसके अंदर P&L तक शेयर कैपिटल रिजर्व्स दिए हुए, और P&L जो होता है, जो में भी मैंने आपको बताया होगा कि P&L का मतलब जो रिजर्व एंड सरप्लस में जो सरप्लस वर्ड होता है वो P&L ही होता है। तो मतलब कि जो सरप्लस है वहाँ तक तो आपके हो गए रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसके आगे जैसे डिबेंचर्स है, करंट लायबिलिटी है, तो ये दोनों आउटसाइड लायबिलिटी है, और लायबिलिटी होती है क्रेडिट, तो इन दोनों को डिबेंचर्स और करंट लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे इसका अकाउंट क्लोज करने के लिए, और 2 में आ जाएगा रियलाइजेशन। और वंस अगेन मैंने यहाँ पर बुक वैल्यू शब्द का जिक्र किया है कि ये जो एसेट्स ट्रांसफ़र होगी वैसे ही लायबिलिटी भी जो ट्रांसफ़र होगी वो कौन सी वैल्यू पर होगी, बुक वैल्यू। तीसरी एंट्री, परचेज कंसिडरेशन ड्यू। तो यूजुअली क्या होता है कि जब पार्टनरशिप के अंदर हम बात करते हैं तो हम अपनी सारी एसेट्स को बेचते हैं, फिर लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, ये सारा काम हमारे जिम्मे होता है। लेकिन इसमें इस कंडीशन में ये हो रहा है कि ये सब आपको करना ही नहीं,
बिकॉज की जो परचेजिंग कंपनी है वो खुद ही ये सारे एसेट्स को रख रही है और लायबिलिटी का पेमेंट वो करेगी और उसके लिए आपको एक अमाउंट जो है वो मिल रहा है। तो अगर अपन एसेट बेचते तो क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन अपन को अपनी सारी एसेट्स के बदले जो पैसा मिल रहा है वो पी लिमिटेड देगा, तो इसलिए इसकी एंट्री कैश या बैंक टू रियलाइजेशन की जगह हो जाएगी पी लिमिटेड टू रियलाइजेशन। ये लगभग वैसा ही है जैसा अगर आप सोचें कि किसी एक पार्टनर ने अगर कोई एसेट ली होती कि ए ने बिल्डिंग ली तो अपन एंट्री क्या करते हैं, एज कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो वैसे कि वैसे यहाँ पर अगर पी जो है, पी लिमिटेड जो है वो हमारी एसेट्स को ले रही है तो उसकी एंट्री पी लिमिटेड यानी कि परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन होगी। और ये एंट्री कौन से अमाउंट से होती है, परचेज कंसिडरेशन ड्यू की है तो ऑब्वियस है परचेज कंसिडरेशन से होगी। तो परचेज कंसिडरेशन आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है उसमें परचेज कंसिडरेशन का कौन सा मेथड इन्होंने काम में लिया है, टोटल पेमेंट मेथड या जिसको नेट पेमेंट भी कह सकते हैं, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे शेयर होल्डर्स को हमने जो पेमेंट किया है वो। तो क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कि आपने एस के इक्विटी शेयर्स को 10 रुपये वाले 35,000 इक्विटी शेयर दिए, तो 35,000 इंटू 10 3.5 लाख के तो आप दे रहे हो इक्विटी शेयर, और उसके अलावा आपने उसके जो है परचेज कंसिडरेशन में प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम पे भुगतान किया। तो बैलेंस शीट में देखिए कि प्रेफरेंस शेयर जो है एस के वो 1,70,000 है, और जबकि पी लिमिटेड उसको 10% प्रीमियम पर पेमेंट कर रहा है, यानी कि उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है 10%। तो 170 प्लस जो है 17,000 जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हो रहा है 1,87,000। तो 350 प्लस 187 दैट मीन्स कि आपको जो टोटल पैसा मिल रहा है परचेज कंसिडरेशन में वो कितना मिल रहा है, 5,37,000। तो यहाँ पर पीसी ड्यू की एंट्री में अपन 5,37,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद अगला काम है पीसी के रिसीव होने का। तो पीसी रिसीव होने की एंट्री जो है वो क्या बनेगी, जैसे इक्विटी शेयर मिल रहे हैं तो इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड, जो मैंने ऊपर लिखा है प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं आपको तो प्रेफरेंस शेयर ऑफ पी लिमिटेड, और देने वाला व्यक्ति कौन है, पी, तो यहाँ पे आ जाएगा टू पी लिमिटेड 5,37,000 से। अब ये जो शेयर मिले हैं, जो डिवेंचर्स मिले हैं, तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म होती तो जो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर मिले हैं वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन यहाँ पर एक तो ये पर्टिकुलर है कि भाई इक्विटी शेयर मिले हैं वो इक्विटी शेयर्स के लिए मिले हैं और प्रेफरेंस शेयर मिले हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए मिले हैं। तो पहले मैं एक एक करके जैसे इनका पेमेंट ड्यू करने की और वो एंट्री करता हूँ। इक्विटी शेयर पेमेंट जब ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो उसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कभी भी किसी की भी पेमेंट ड्यू हो, चाहे इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डिवेंचर हो, तो उसको अपन डेबिट करते हैं, और उसका रीज़न ये होता है कि इन सब का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो जब अपन उनका पेमेंट ड्यू करते हैं तो उनको डेबिट करेंगे, और उनके जो होल्डर्स हैं अब चाहे इक्विटी, चाहे प्रेफरेंस, चाहे डिवेंचर, वो हमारे लिए फिलहाल बन गए हैं लायबिलिटी, तो इसलिए हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर का पेमेंट ड्यू होने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो बैलेंस शीट में जो आपको इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं 3 लाख रुपए के, तो वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगला काम जो रिजर्व एंड सरप्लस के जितने भी पॉइंट्स है, रिजर्व्स हो, प्रॉफिट हो, लॉसेज हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर उसमें किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है, एक्सपोर्ट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है और P&L। तो 3 तो मैंने यहाँ लिखे हैं, और एक जो है इस तरफ लिखा है ऊपर P&L 50,000, और ये सारे रिजर्व्स की जो टोटल हो रही है ये टोटल अपन जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। देन उसके बाद नेक्स्ट इक्विटी शेयर को पेमेंट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना पड़ता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर अपन को इन एंट्रीज़ की पोस्टिंग करनी पड़ती है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकलेगा, और वो जब इक्विटी में फाइनली ट्रांसफ़र होगा उसके बाद ही पता चलता है कि हम उसको कितना पेमेंट करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट किया है, और प्रेफरेंस शेयर में इस क्वेश्चन को कराने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें प्रेफरेंस जितना है उसको उतना ही दे रहे हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर प्रेफरेंस जितना है 170 का उसको 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर एक अच्छा था, जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया कि प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन क्योंकि आप उनको 10% एक्स्ट्रा दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 170, प्रीमियम दे रहे हो 10% 17,000, और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितना आएगा 187,000। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा प्रेफरेंस और इक्विटी को वही देना है और उतना ही देना है जितना उनके लिए मिला है। कि जैसे प्रेफरेंस के लिए कितना मिला 187, तो जब पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री यही होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ पी लिमिटेड जो हमको यहाँ मिले वो हमने इसको दे दिया। और वैसे इक्विटी का आंसर भी अगर आपने क्वेश्चन को करेक्ट किया है
तो इक्विटी का पेमेंट जो है वो इतना ही ड्यू होना चाहिए, 3.5 लाख रुपए जितना ये बता रहा है। तो दैट मीन्स कि ये भी एक ट्रिक है कि आपको इक्विटी प्रेफरेंस के लिए जो मिला है वही उनको देना है, ना तो कम और ना ही उनको ज़्यादा पेमेंट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने पेमेंट किया और आपने रिडम्पशन पे प्रीमियम दिया, तो आपको थ्योरी में एंट्रीज में मैंने बताया था कि इस मेथड के अंदर जो भी नुकसान होगा, जो भी फ़ायदा होगा, वो सारा का सारा कौन से अकाउंट में अपन ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में इस प्रीमियम को ट्रांसफ़र करा तो हमारे लिए नुकसान है, तो रियलाइजेशन तो हो जाएगा डेबिट, और ये प्रीमियम का खाता जो हमको क्लोज करना है वो हम कर देंगे उसको क्रेडिट। अब इसके बाद मेरा आगे का काम जो है करने के लिए मुझे इसको एक बार क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और उससे ये पता चलेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना फ़ायदा नुकसान होगा, एंड देन उसके बाद इक्विटी के लिए जो 3.5 लाख रुपए के शेयर आपको मिले हैं वो उसको पेमेंट करेंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो लेज़र है वो आपका दोनों साइड से क्लोज हो जाएगा। तो इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर आंसर चेक ऐसे होगा कि जो सारे लेज़र्स आप बनाओगे जो इस क्वेश्चन में बनते हैं, वैसे मैं आगे जब वीडियो जो आगे बताना पड़ेगा, लेकिन एक बार बीच में भी बता देता हूँ कि इसके अंदर मेनली एक तो रियलाइजेशन का लेज़र बनेगा, एक आपका पी लिमिटेड का बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का बनेगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का बनेगा, और अगर एक्स्ट्रा कुछ बना है 1-2 लेज़र तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और पी लिमिटेड जो आपको मिले हैं ये भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन में यूजुअली इसके अंदर लेज़र पूछते हैं, लेकिन डायरेक्ट लेज़र से आपको थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैंने जनरल एंट्री करके फिर उसकी जो है वो लेज़र करके आपको बताता हूँ। तो अभी मैं इसको एक बार क्लीन करके और फिर उसके बाद रियलाइजेशन का लेज़र कंप्लीट करता हूँ। तो देखिए कि मैंने इसमें आपके जो है लेज़र पोस्टिंग कर दी है रियलाइजेशन में। जैसे पहली एंट्री थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो सारी एसेट्स का नाम लिख सकते हैं, पर थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ऑल एसेट लिख दिया। सारी की सारी एसेट्स की जो टोटल है वो 6,60,000। सेकेंड एंट्री आपने की थी डिवेंचर करंट लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, तो बाय साइड में आ जाएगा बाय डिवेंचर करंट लायबिलिटी। थर्ड एंट्री आपने की थी पीसी ड्यू की पी लिमिटेड टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय पी लिमिटेड। और उसके बाद किसी भी एंट्री के अंदर आपके रियलाइजेशन का नाम नहीं आया था, सिर्फ लास्ट ये एक एंट्री थी जो प्रीमियम का आपने ट्रांसफ़र किया था, तो रियलाइजेशन टू प्रीमियम, तो रियलाइजेशन में यहाँ पे टू प्रीमियम के नाम से 17,000 आएंगे। डेबिट साइड की टोटल इसमें ज़्यादा हो रही है, क्रेडिट की कम हो रही है, तो लॉस आ रहा है, और लॉस किस नाम से ट्रांसफ़र होगा, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। और यहाँ से 10th एंट्री मैंने बना दी है, 10th एंट्री बनेगी आपकी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब उसके बाद जैसे मैंने कहा कि मेजर अकाउंट जो होता है, एक तो रियलाइजेशन है, आपके इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, और उसके बाद आपका जो होता है इसके अंदर पी लिमिटेड का और उनके इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के लेज़र आप बना सकते हैं। तो अगर अपन इसमें इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें तो वो एंट्रीज मैंने बोर्ड पे रखी है अभी। जैसे पेमेंट ड्यू की जो एंट्री थी, इनकी ड्यू की 5th एंट्री थी इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो यहाँ पे बाय साइड में आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल जो है इनका 3 लाख। फिर अगली एंट्री थी ये सारे रिजर्व्स को डेबिट करके और टू इक्विटी शेयर होल्डर किया था, तो इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ है, तो उसके क्रेडिट साइड में एक तो जनरल रिजर्व जो 25,000 रुपये था, उसके बाद आपके इसके अंदर था एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, तो उसका अमाउंट था 20। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, तो वो लिख देंगे अपन 10,000। एंड देन उसके बाद लास्ट था इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस P&L का, तो बाय P&L, और वो है आपके 50,000। उसके बाद अभी जो लास्ट एंट्री की है जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का नाम वंस अगेन आ रहा है, और वो आ रहा है कितने से, इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन 55,000 रुपये से, तो यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन और ये 55,000 रुपये ये आ जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपकी कैलकुलेशन सही हुई सारी और आपने जो भी कैलकुलेशन की है वो सही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर का लेजर जो होगा वो दोनों तरफ से ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है। और अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई तो डेफिनेटली इसका इक्विटी शेयर होल्डर का लेजर आपके मैच नहीं होगा। तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितने रुपए प्राप्त किए वहाँ से, 5,37,000। तो अपन एक बार इसमें जो है चेक कर लेते हैं कि इसका बैलेंस जो है वो कितना आता है, और उसके बाद लास्ट उसकी पेमेंट की एंट्री जो है वो करनी है, वो अपन करते हैं। तो 3 लाख इधर ये है, और प्लस सारे रिजर्व मिलाकर उसकी टोटल हमको पता है कि भाई इसकी जोड़ 1,05,000 हो रही है, तो इसकी जोड़ आपके 1,05,000 और इसमें से 55,000 आप माइनस कर देंगे,
तो 350 आ रहा है और ऑब्वियस एग्जैक्ट ये सेम है क्योंकि परचेज कंसिडरेशन में जो आपको इक्विटी शेयर मिले थे वो कितने मिले थे 3.5 लाख, और आप यहाँ पे एग्जैक्टली जो ड्यू कर रहे हो पेमेंट जो है यहाँ पे कर रहे हो वो भी कितना कर रहे हो 3.5। तो इसका मतलब आपकी सारी कैलकुलेशन सही है। तो हमारी जो लास्ट एंट्री होगी पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इसकी एंट्री होगी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपन पेमेंट करेंगे और क्या उसको देंगे, हम उसको वही इक्विटी शेयर देंगे, इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड जो हमको उसके लिए मिले हैं। तो इक्विटी शेयर हमको इनिशियली हमने देखा स्टार्टिंग से, जैसे हमारी 5,37,000 रुपये की पीसी थी, उसमें 3.5 लाख रुपए की इक्विटी और 1,87,000 के प्रेफरेंस शेयर थे। तो यहाँ पर जब हम इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड लिखेंगे 3.5 लाख, तो इसकी दोनों साइड की टोटल जो है वो आपके बराबर हो जाएगी। और अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ लेज़र्स आपको बनाने हैं केवल, तो वो मैं लिख देता हूँ कि भाई ये लेज़र अकाउंट आप सिर्फ जो है वो कॉपी में बना लें। एक तो इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बना दें, इसके बाद एक पी लिमिटेड का और एक इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड और एक बन जाएगा प्रेफरेंस शेयर ऑफ पी लिमिटेड। और बढ़िया बात ये है कि ये सारे अकाउंट, सारे लेज़र्स आपके जो होंगे वो दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उससे अपन आराम से पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारी सारी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। और एक आध क्वेश्चन अपन इस तरह से भी कर लेंगे कि जिसमें जर्नल एंट्री नहीं करके ये सारे लेज़र्स जो बनते हैं उस लेज़र की ही अपन डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से फॉर्मेशन होगी वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो एंट्री करके भी करते हो तो बढ़िया है क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होती और कॉन्सेप्चुअली आपको पूरा समझ में भी आ जाता है कि भाई किस तरीके से ये होगा, ठीक है ना। तो इसके लेज़र्स एक बार आप लोग ज़रूर बना लें क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो लेज़र में तो आप ज़रूर बता दें, तो मैं इसका आंसर जो है वो ग्रुप में फिर सेंड भी कर दूँगा। थैंक यू।